नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लेते हैं ये पूरा। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं पीसीएस एग्जाम में या फिर कई सारे वनडे एग्जाम में, इवन यूपीएससी में भी कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। हेडक्वार्टर या इस्टेब्लिशमेंट ईयर या फिर क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, किससे रिलेटेड है। तो मेन इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन की देख लेते हैं, प्लस जो इंपॉर्टेंट वाले इंडिया के इंस्टीट्यूशन हैं उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ मैं इंग्लिश में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन इसको सब कुछ हिंदी में बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। सिर्फ ध्यान से सुन लेंगे तो हो जाएगा आराम से, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, जितना एग्जाम से के लिए जरूरी है बस मैं उतना ही बता रहा हूँ। सबसे पहला जो है चालू करते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये कब ये इस्टेब्लिश हुआ था? 1919 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? मुख्यालय मतलब जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कितने मेंबर कंट्रीज हैं इस समय? 187। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सा मेंबर नहीं है, तो वो जहाँ जहाँ जरूरत है वो बता दिया गया है। ठीक है, कोई लेटेस्ट मेंबर ज्वाइन हुआ है कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस में अभी लेटेस्ट 1 साल में, तो वो भी यहाँ पे बता दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये आईलो में जो है इस समय प्रेजेंट डायरेक्टर गाय राइडर है। इतना इंपॉर्टेंट ये चीज़ नहीं है। बाकी जो ये डायरेक्टर जनरल अक्टूबर 2022 से इसके बदल जाएंगे, वो 11वें डायरेक्टर जनरल होंगे और उनका नाम है गिलबर्ट एफ हाउसबो। ठीक है, हाउंगबो कह सकते हैं आप। ठीक है, और ये जो गिलबर्ट है इतना बड़ा नाम वाले, ये टोगो से हैं। फिर सार्क है। ठीक है, सार्क मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। इसका इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये 1985 में ये आया था और ये ढाका में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल में। 8 मेंबर है सार्क के। एमबीबीएस पेन, आपने कई बार ये ट्रिक सुनी होगी। एमबीबीएस का क्या मतलब हो गया? मालदीव हो गया। बी से भूटान, फिर बी से आपका बांग्लादेश हो गया। एमबीबीएस से श्रीलंका। पेन यानी कि पेन मतलब सबसे पहले तो पाकिस्तान से ही चालू होगा, तो पी है। वैसे भी पेन जो है पाकिस्तान है। फिर ये ए है अफगानिस्तान, फिर आई है इंडिया और एन है नेपाल। एक इससे ज़रूरी चीज़ और है, साफ्टा एग्रीमेंट है ये। ठीक, ये कब साइन किया गया था? 2004 में साइन किया गया था। 12वीं सार्क समिट के दौरान पाकिस्तान में साइन किया गया था ये, और 2006 से ये लागू है। ठीक है, इंडिया में 3 बार सार्क समिट हुई है। 20वीं सार्क समिट पाकिस्तान में हो सकती है। बाकी सार्क से रिलेटेड कोई ऐसा लेटेस्ट डेवलपमेंट नहीं है। वर्ल्ड बैंक के बारे में देख लेते हैं भैया। इसका मुख्यालय यूएस में ही है। ठीक है, और ये 1944 में स्टार्ट किया गया था, मतलब फाउंड हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था। एक तरह से वर्ल्ड बैंक को क्या बोला जाता है? कॉम्बिनेशन ऑफ दो, ये आईबीआरडी और ये आईडीए। आईबीआरडी ही मेन है, इसमें 189 मेंबर हैं और आईडीए में है 174 कंट्री। ठीक है, करंट प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मेलपास। 13 प्रेसिडेंट हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ ये सीएफओ कौन है? अंशुला कांत। अच्छा, एक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार ये स्टेटमेंट में पूछ लें। इंडिया यूएन का भी फाउंडिंग मेंबर था, ध्यान रखना। यूएन चार्टर जब साइन किया गया था तो 50 कंट्री थी। 26 जून 1945 को उन 50 कंट्री में भारत था, ये ध्यान रखना। ये यूएन का भी आगे आएगा। ठीक है, और इंडिया डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी फाउंडर मेंबर है 1995 से, और उससे पहले ये गार्ड का मेंबर था। डब्ल्यूटीओ को पहले GATT बोलते थे। ठीक है, तो 1948 से वो चालू हुआ था, फिर उसी को बाद में WTA बोल दिया गया। ठीक, तो ये इंडिया दोनों का मेंबर था, फाउंडिंग मेंबर है ये यूएन का, ध्यान रखना। और बताइए कमेंट करके कि इंडिया किसका किसका और फाउंडिंग मेंबर है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए, एक दो और फैक्ट है कि एक होता है वर्ल्ड बैंक, जिसको जनरली हम लोग जो है, मैंने क्या बताया, वर्ल्ड बैंक में आईबीआरडी और आईडीए को मिला के बोला जाता है। और एक है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो ये पूरी एक्सटेंडेड फैमिली है। वर्ल्ड बैंक का मेनली फोकस क्या है? पूरी दुनिया में जब वर्ल्ड वॉर हुए थे तो पहली बात तो डेवलपमेंट करना, पॉवर्टी जो है रिड्यूस करना। अभी भी वही जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड है कि भैया 2030 तक या पॉवर्टी मतलब रिमूव करनी, गरीबी। वो कई बार जो है जब जब ऐसे टारगेट हमेशा बढ़ा लिए जाते हैं। खैर, मुद्दे पे रहते हैं सिर्फ हम लोग। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन कौन से हैं, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन? 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं। ठीक है, एक तो ये है आपका आईबीआरडी यानी कि इंटरनेशनल बैंक ऑफ फॉर ये कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। फिर आईडी है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। आईएफसी होता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और एक मीगा है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और एक आईसीएसआईडी है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ ये इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। और वर्ल्ड बैंक अगर सिर्फ बोला जाएगा तो वो किसको बोला जाएगा? आईडीए प्लस आईबीआरडी को कलेक्टिवली। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भैया ब्रिटेन वुड्स जो कॉन्फ्रेंस थे उससे क्या 2 मेजर आउटकम निकले, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन निकले? तो वो भैया वर्ल्ड बैंक है और एक है आईएमएफ। ये जरूर ध्यान रखिएगा। 1944 में ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। एक और चीज़ है वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड, 5 ऐसे यूएन मेंबर हैं जो कि वर्ल्ड बैंक के सदस्य नहीं हैं। कौन कौन से हैं? एंडोरा हो गया, क्यूबा, लिechtenstein, बड़ा जो है कठिन प्रोनाउंसिएशन है, मोनाको, और नॉर्थ कोरिया। ठीक है, एक कंट्री है कोसोवो जो कि यूएन का मेंबर नहीं है लेकिन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मेंबर है। अच्छा, ये देखिए जो 5 ऑर्गेनाइजेशन है एक्चुअली वर्ल्ड बैंक के, ये क्या क्या करते हैं ये एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। ये एक्चुअली मिसलेनियस की पीडीएफ से मैं ये बना रहा हूँ वीडियो। तो ये इलेक्ट्रिसिटी वाला डेटा हम पहले ही कर चुके हैं।
तो भैया IBRD अभी मैंने बताया क्या क्या करता है, ये लोन प्रोवाइड करता है, क्रेडिट करता है, ये ग्रांट देता है। IDA क्या क्या करता है, ये लो कॉस्ट में या फिर लो इंटरेस्ट पे या फिर बिल्कुल जीरो इंटरेस्ट पे लोन देता है लो इनकम कंट्री को, ताकि वहां पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को बढ़ाया जा सके, पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके। IFC क्या करता है, ये इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करता है, एडवाइस देता है और एसेट मैनेजमेंट करता है, कंपनी का भी और गवर्नमेंट का भी। ठीक है। मीगा क्या करता है, ये इंश्योरेंस टाइप का देता है पॉलिटिकल रिस्क के लिए। ICSID क्या होता है कि भैया कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई लिबिल लिबिल हो गई तो उसको ये सुलझाते हैं जाके। और वर्ल्ड बैंक आप देख सकते हैं क्या है भैया, ये फंड एडवाइस रिसर्च डेवलपिंग नेशन के लिए करता है ताकि उनको डेवलप किया जा सके, गरीबी को हटाया जा सके। ये सदियों से चल रहा है, गरीबी भी चल रही है, खत्म हो ही नहीं है। खैर अच्छा ये बताइए इंडिया का सबसे गरीब राज्य कौन सा है अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से, जल्दी कमेंट करके बताइए। फिर भैया IBSA में कौन कौन है, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका डायलॉग फोरम बोलते हैं, 2003 में फॉर्म हुआ था, 3 मेंबर कंट्री है। ठीक। आर्कटिक काउंसिल ये कई बार चर्चा में रहता है, ध्यान रखना। 1996 में ओटावा डिक्लेरेशन से इसको इस्टेब्लिश किया गया था। आर्कटिक जो ऊपर सर्किल है, अब आपने देखा होगा इस तरह से जो ग्लोब होता है, ये नीचे अंटार्कटिक वाला है पूरा, ये आर्कटिक है। तो इसी के एरिया को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए जो इसके सराउंडिंग में कंट्री हैं वही मेंबर बनी हुई हैं, वो किसी दूसरे को बनने नहीं देती हैं। और प्लस कोई ऑब्जर्वर का स्टेटस ले सकता है, इंडिया भी एक ऑब्जर्वर है, 2013 से इंडिया ऑब्जर्वर है, ध्यान रखना। आर्कटिक काउंसिल में कौन कौन सी कंट्री, कनाडा हो गई, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया और स्वीडन और US, जो भी आर्कटिक का सर्किल जो है ऊपर उसके सराउंडिंग वाली मेजर कंट्री हैं। जो यूनाइटेड नेशन को पहले लीग ऑफ नेशन भी बोलते थे, 1945 में स्टैब्लिश किया गया ये सैन फ्रांसिस्को US में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, न्यूयॉर्क US में है। इस समय 193 कंट्री हैं। जनरल सेक्रेटरी कौन है, एंटोनियो गुटरेस, कई बार आपने सुना होगा, पुर्तगाल के हैं ये। कई बार ये भी पूछ सकते हैं भैया UN के कितने मेंबर है, 6 मेन ऑर्गन है इसके। एक है जनरल असेंबली, एक सिक्योरिटी काउंसिल है, कई बार आप सुनते भी होंगे परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। बताइए कौन कौन से परमानेंट मेंबर हैं, कितने होते हैं परमानेंट और नॉन परमानेंट, इतना तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये। अगर PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल ये पता ही होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। और ये दूसरा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, ये सारे हैं। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये वही न्यूयॉर्क में है। और एक छठा है कौन सा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका कहाँ पे हेडक्वार्टर है, नीदरलैंड में, हेग में। ठीक। अच्छा आर्कटिक काउंसिल अभी मैंने बताया आपको। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि अभी ये इंडिया में जो, पहले ये समझिए, इंडिया में आर्कटिक में मतलब कि ऊपर वाले में, ऊपर जो है आर्कटिक सर्किल है, आर्कटिक जो है ओशियन है, नीचे अटलांटिक ओशियन है, इस तरह से समझ सकते हैं आप। तो आर्कटिक ओशियन में इंडिया के हमारे कितने रिसर्च स्टेशन है, एक है हिमाद्री, ठीक, एक है, और एक है ये इंडार्क, ठीक है, ये भी आर्कटिक में है लेकिन ये अंडर वाटर मूड ऑब्जर्वेटरी है। अंटार्कटिक में कितने हैं भैया, अंटार्कटिक में 2 एक्टिव है, मैत्री और भारती, और एक और था दक्षिण गंगोत्री, ये डीकमीशन हो गया है। ठीक है। एक अभी रिपोर्ट आई थी, उसमें ये बोला गया था कि भैया ये मैत्री जो है इसमें कुछ ना कुछ ये यहाँ पे रिवैम्प करने की, मतलब ये देखिए न्यूज़ आई थी, ये 35 साल पुराना हमारा जो ये है मैत्री, इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, अर्जेंट अपग्रेड की ज़रूरत है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है ये नाटो, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 1949 में बना था, हेडक्वार्टर बेल्जियम में है, ब्रसल्स में। सिक्योरिटी जनरल कौन है अभी, जेंस स्टोलनबर्ग, ये नॉर्वे के। 30 अभी मेंबर कंट्री हैं इनके। नॉर्थ मैसिडोनिया है जो लेटेस्ट कंट्री है नेटो का। 5 और कंट्री हैं, वो भी लेवल कर रहे हैं कि भैया उनको भी इधर शामिल कर लिया जाए, उसमें यूक्रेन भी है। देखिए इसमें वही था कि भैया जब ये दोनों विश्व युद्ध खत्म हो गए थे तो दुनिया 2 गुटों में बट गई थी, एक इधर रशिया का और एक US का। तो ये लोग अब जो बाकी बच्चे थे वो या तो रशिया को ज्वाइन कर रहे थे या फिर US को। कुछ लोगों ने थोड़ा स्मार्टली खेला, इंक्लूडिंग इंडिया, उन्होंने अपना भैया नेम बना लिया। उन्होंने कहा कि हम किसी भी ग्रुप में ज्वाइन नहीं करेंगे, हमारा जहाँ इंटरेस्ट होगा हम उनके साथ अपनी तरीके से अपने इंटरेस्ट के लिए डील करेंगे, नॉन अलाइन, हम अलाइन नहीं करेंगे किसी से भी। ठीक है। अब इसी में ये US के जो ज़्यादातर सपोर्टिव कंट्री थे उन्होंने मिलकर नाटो बना लिया। इनके जो थे रशिया वाले, इन्होंने वार्सा पैक्ट बना लिया। अब इन्होंने भैया ख़त्म कर दिया क्योंकि दुनिया की जो पोजीशन है धीरे धीरे चेंज होती जा रही है। और इस समय आप देखिए कितने बाकी कई सारे देश भी जो है काफ़ी तेज़ी से तरक्की किए हैं, एक वर्ल्ड पावर के रूप में जाने जाते हैं। हमारा भारत भी, चाइना है, जापान है, तो कई सारी कंट्री हैं जो बड़ी कंट्री हैं, पावरफुल कंट्री, डेवलप्ड बोल सकते हैं, इमर्जिंग बोल सकते हैं, बहुत सारे टर्म्स होते हैं इसके। तो ये तो वार्सा पैक्ट के बाद ये खत्म हो गया। फिर USSR भी जो है ये सब चीज़ें खत्म हो गई, USSR का भी बिग डन हो गया, रशिया बेचारा अकेला बच्चा है। लेकिन ये नाटो वाले हैं जिनका ये एम था, ये ख़त्म ही नहीं हुआ बल्कि लगातार चलता जा रहा है। दुनिया में फिर वही सब चीज़ें जो है इस समय आप देख ही रहे होंगे क्या चल रहा है, यूक्रेन, रशिया, कोई चीज़ बोलना नहीं ठीक है लेकिन रीजंस आप सभी जानते हैं, बहुत स्मार्ट लोग हैं आप लोग। खैर मुद्दे पे रहते हैं हम लोग। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO बोलते हैं इसको, 1948 में इस्टेब्लिश की गई। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। भैया ये जिनेवा जो स्विट्जरलैंड है, यहाँ पे बहुत ही सारे ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर हैं। एक बार जरा
ध्यान से देखो इसको, और इसको जो है एक बार देख, मतलब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम में अगर अंधी मारने को आ जाए तो ये बोल सकते हैं जिनेवा हो तो उसमें लगा सकते हैं, लेकिन एक बार पहले देख लीजिए, ऐसे मत बिना मतलब पढ़े समझे, बिना सोचे समझे मत लगा देना, ध्यान से देख भी लेना। जिनेवा वाले कई सारे हैं, 194 मेंबर कंट्री हैं, डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम, और ये है कहाँ से, इथोपिया से। फिर ये क्या है, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल GCC 1981 में इस्टेब्लिश हुआ। हेड क्वार्टर है रियाद, सऊदी अरेबिया में। सिक्योरिटी जनरल कौन, HE डॉक्टर नैफ फलाह, ठीक है, बड़ा लंबा नाम है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 6 मेंबर कंट्री है गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के। GCC मतलब वो वाले कंट्री जो कि पर्शियन गल्फ, आपने देखा होगा मैप में, पर्शियन गल्फ उसको सराउंडिंग जो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन से हैं, क्यूबोक्स, इसको याद रख सकते हैं। Q से हो गया ये कतर, U से UAE, B से हो गया आपका बहरीन, और O से हो गया आपका ओमान, K से हो गया कुवैत। कहाँ गया कुवैत, सॉरी ये कुवैत की स्पेलिंग गलत लिखी है, ये K है ये, ठीक है, K, और S से हो गया सऊदी अरबिया, ठीक। तो ये जो कंट्री है ये पर्शियन गल्फ के अराउंड है, इसी को बोलते हैं गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। फिर है भैया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1995 में ये मतलब अपने अस्तित्व में आया। पहले इसको GATT नाम से जानते थे। GATT का फुल फॉर्म बताओ जल्दी से, ये सब पहले पढ़ा होगा, ये मेन बातें मैं बता रहा हूँ, पूरा डिटेल एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो एग्जाम में एक्चुअली जरूरी प्री के लिए भी। हेडक्वार्टर इसका भी देखिए जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। मेंबर कंट्री है 164। लेटेस्ट कंट्री जिसने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है वो है अफगानिस्तान, 164th। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन अभी लेटेस्ट के हाल के सभी एग्जामों में आ रहा है लगातार। इसकी जो डायरेक्टर जनरल नहीं है ये नगोजी ओकोंजो इवियाला, ये ऐसी पहली महिला है पूरी दुनिया की और पहली अफ्रीकन है जो ये पोस्ट पे गई हैं WTO के डायरेक्टर जनरल पोस्ट पे। इनका नाम भैया बहुत ध्यान से रट लेना। और ये कौन से नंबर की डायरेक्टर जनरल है, 7वें नंबर की हैं। कहाँ से हैं ये हैं आपकी नाइजीरिया से, इसीलिए मैंने लिखा है नाइजीरियन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये। अच्छा, WTO में जो मेजर कंट्री हैं उनमें से कौन कौन से नहीं है, वो है आपका ईरान और अल्जीरिया नहीं है। 1948 से पहले इसको WTO बोलते थे, फिर इनको ज़्यादा स्मार्टनेस का शौक हुआ तो इन्होंने नाम बदल लिया, WTO बन गया ये, ठीक। WTO को इस्टेब्लिश किया गया था 1994 के मराकश एग्रीमेंट के बाद, ठीक है। फिर UNDP है 1966 में आया अस्तित्व में, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है, 170 कंट्री में ऑपरेट करता है। अच्छा, ये बताइए UNDP एक बहुत फेमस रिपोर्ट पब्लिश करता है, जल्दी से नाम बताइए उसका। फिर ये WIPO है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, 1967 में आया अस्तित्व में, हेडक्वार्टर जिनेवा में, 193 कंट्री हैं। डैरेन टैंग इसके डायरेक्टर जनरल है। इंडिया इसके मेंबर है WIPO का, 1975 से बना। फिर भैया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट 2002 से आया है ये, ठीक है। और एक रोम इंस्टीट्यूट आया था, उसके बाद से ये अस्तित्व में आया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट 2002 में। हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में, 123 कंट्री हैं इसकी मेंबर, ठीक। और प्रेसिडेंट इसके प्यूटर होमांस्की, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बिम्स्टेक ये इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट में 5th बिम्स्टेक समिट हुई है, इसलिए ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। 1997 से बना है बिम्स्टेक, ढाका में इसका सेक्रेटेरिएट है। 7 मेंबर कंट्री हैं। देखिए इसकी एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, शायद आपको मतलब याद रह जाए। अब देखिए बिम्स्टेक इसका नाम है, तो पहली बात तो ये जो 5 अक्षर है, 1 2 3 4 5, इससे आप कंट्री पहचान सकते हैं। कैसे पहचानोगे, देखो भैया, B से हुई गवाह बांग्लादेश, I से हुई गवाह इंडिया, M से हुई गवाह कौन सा, म्यांमार, ठीक। S से हो गया श्रीलंका, T से हो गया थाईलैंड, E से अभी छोड़ दो, बाकी ये 5 के बाद जोड़ दो भूटान और नेपाल, ठीक है। इंडिया के अगल बगल वाले भूटान नेपाल से हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशन है, हालांकि भूटान तो काफ़ी अच्छा दोस्त है अभी भी, नेपाल बीच बीच में ज़्यादा उछलने लगता है। खैर, ये बिम्स्टेक समिट देखिए पहली दूसरी तीसरी कहाँ हुई थी वो देख लीजिए एक बार। पहली हुई थी बैंकॉक, दूसरी दिल्ली, तीसरी होती थी नेपीडॉ में, ठीक है। और अभी जो 5वीं समिट हुई है बिम्स्टेक समिट, मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया है, वर्चुअल मोड में हुई है। श्रीलंका ने इसको होस्ट किया है। चेयर नेशन कौन था, श्रीलंका ही था, ठीक है। और ये इसलिए मनाई गई, इसमें एक बात और है, 2022 में 25वां ये साल था ये बिम्स्टेक के इस्टेब्लिशमेंट का। 1997 से काउंट कर लो, 25 हो गए। थीम क्या है इसकी, टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट रीजन, प्रॉस्परस इकोनॉमीज, हेल्दी पीपल। ये देखिए ये बिम्स्टेक समिट का कुछ इंपॉर्टेंट समरी दी हुई है। पहली बात तो इंडिया भैया $1 मिलियन का यहाँ पे सपोर्ट देगा ऑपरेशनल बजट बढ़ाने के लिए। बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, और वही सब कोविड से रिलेट के बाद कैसे डेवलपमेंट करा जाए। मेन आउटकम क्या था भैया, यहाँ पे बिम्स्टेक चार्टर बनाई हैं अभी लोग, ठीक है, ताकि सारी चीज़ों को फॉर्मलाइज किया जा सके, स्टैंडर्डाइज किया जा सके। फिर और क्या एजेंडे में था, बिम्स्टेक कनेक्टिविटी एजेंडा था, मास्टर प्लान ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए, बिम्स्टेक की रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, बात करी गई है। ये कॉपरेशन सिक्योरिटी बढ़ाया जाएगा। 3 बिम्स्टेक एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किए गए हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा।
कौन से हैं ये? बिम्स्टेक कन्वेंशन ऑन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर, ठीक है। फिर बिम्स्टेक एमओयू ऑन म्यूचुअल कॉपरेशन इन फील्ड ऑफ डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग, और फिर ये दूसरा क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी। सबका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए, ये चीज़ें आप हिंदी में भी देख सकते हैं, वही सब चीज़ें लिखी हुई है। तो बिम्स्टेक 5वें के बारे में देख लिया। 5वें बिम्स्टेक समिट, सेक्रेटरी जनरल कौन है इस समय? तेंजिन लेकपेल। और 5वीं कहाँ पे हुई है? कोलंबो, श्रीलंका इसका होस्ट कंट्री था, हालांकि हुई है वर्चुअल, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक 2015 में बनाई गई, हेडक्वार्टर इसका सांघाई चाइना में। न्यू डेवलपमेंट ब्रिक्स कंट्री ने ही बनाया था, तो ब्रिक्स का ही सबसे ज़्यादा जो शेयर्ड कैपिटल है, अभी मैं दिखाऊंगा उसका भी। और प्रेसिडेंट कौन है? मार्कोस पेरेडो, ये ट्रोइजो, ब्राज़ील के। इनिशियल ऑथराइज कैपिटल $100 बिलियन थी और इनिशियल सब्सक्राइब कैपिटल थी $50 बिलियन। इस समय मेंबर कंट्रीज़ के साथ ही हैं, फालतू लिबिल लिबिल मत करिएगा प्लीज़। 8वां बोला गया है कि इजिप्ट बना दिया गया है, एनडीबी की साइट पे भी आया है, मेंबर कंट्री में नहीं दिखा रहा है, अभी कुछ प्रोसेस बची हुई है, ठीक। ये है कुल मिला के स्टेटस। तो ब्रिक्स तो एक तो हो गए, BR, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो एक तो ब्रिक्स हो गए। और कौन कौन से हैं? एक वो बांग्लादेश और UAE, ठीक है, 6वां 7वां बन गए। उसके बाद 8वां इजिप्ट है बनने की राह पे, और 9वां है उरुग्वे, ठीक है। ये प्रोस्पेक्टिव मेंबर है, इसीलिए। इस शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं आप एनडीबी का। ब्राज़ील के पास आप देखिए ये जो टोटल कितना है ये शेयर करीबन, ठीक है। और ये शेयर सब्सक्राइब्ड है, और मेन मतलब क्या है? सब्सक्राइब कैपिटल कितना? 19.42%। ऐसे ही रशिया, ऐसे ही इंडिया, ऐसे ही चाइना, ऐसे ही साउथ अफ्रीका, और बाकी ये दोनों। देखिए ये साइट से लिया गया, 7 ही कंट्री हैं टोटल मिला के अभी तक। इजिप्ट 8वीं बनने की राह पे है, इन प्रोसेस है, मतलब अगर पूछा जाएगा आप इनकी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट को ही मानता हूँ मैं, बाकी किसी न्यूज़ में जो दिया हो वो बात अलग है। एनडीबी की ऑफिशियल वेबसाइट में भी दिया है कि 8वें मेंबर के तौर पे इसको मतलब वो मान लिया है एनडीबी ने, ठीक है। तो अब ये जल्द आ जाएगा मेंबर लिस्ट। अब अगर ऐसा ही क्वेश्चन आ जाएगा भैया 8th मेंबर ऑफ एनडीबी इज, और उसमें इजिप्ट होए, उरुग्वे होए और 2 और कंट्री हो, तो फिर तो ये लगाना ही पड़ेगा इजिप्ट, ठीक है। FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1945 में आया, अस्तित्व में स्टैब्लिश हुआ। रोम इसका इटली में ये हेडक्वार्टर है। मेंबर कंट्री 194 हैं, और प्लस यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। डायरेक्टर जनरल ये चाइनीज़ है, क्यू डोंग यू। फिर ये यूनेस्कैप यानी कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, शंघाई में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर है बैंकॉक में। 53 कंट्री हैं इसमें, इंडिया इसका मेंबर है, ठीक है। यूनेस्कैप का इंडिया मेंबर है, ध्यान रखना। आसियान को ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन बोला जाता है। 10 मेंबर हैं इसके आसियान के। एक तरीके से ट्रिक याद कर सकते हैं, BPLT में मिक्स करके, अदरवाइज आप ज़्यादा स्मार्ट है तो अपने हिसाब से बना लीजिए। BPL मतलब हो गया B से ब्रुनेई, P से फिलीपींस, L से लाओस, TV हो गया थाईलैंड, वियतनाम, और MIMCS से क्या हो गया? M से मलेशिया, I से इंडोनेशिया, M से म्यांमार, और C से हो गया आपका कंबोडिया, S से हो गया सिंगापुर, ठीक है। तो 10 मेंबर हैं आसियान देशों के। 1967 में ये बनाया गया था, बैंकॉक डिक्लेरेशन से आया था ये। सेक्रेटेरिएट इसका कहाँ पे है? सेक्रेटेरिएट है इसका जकार्ता, इंडोनेशिया में, ठीक। और इसमें एक चीज़ और है कि भैया इसका इंडिया मेंबर नहीं है, क्योंकि 10 बता दिए तो इंडिया उसमें नहीं दिखा, मतलब नहीं है, फालतू लिबिलिबिर करोगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंडिया एशियन ट्रेड जो है गुड्स, ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, ये 2010 से ये मतलब लागू है, ध्यान रखिएगा। साइन भी किया गया और तभी से लागू भी है। UNEP ये इसमें 193 मेंबर है, 1972 में बना। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबी, केनिया में। हेडक्वार्टर जरूरी है, ध्यान रखना। इंगर एंडरसन इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। फिर ये एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, 1989 में आया, सेक्रेटेरिएट है सिंगापुर में। 21 मेंबर कंट्री हैं, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। अभी थाईलैंड के PM प्रयुक्त चन ओचा ये इसके चेयरमैन बने एपेक के। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ये इस्टेब्लिश किया गया 1969, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। यूनेस्को फिर है, यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, 1945 में बनाया गया, हेडक्वार्टर है पेरिस में। 193 मेंबर हैं, 11 एसोसिएट मेंबर हैं, ठीक है। डायरेक्टर जनरल ऑद्रे ओजोली फ्रांस के हैं ये, इनको फिर से रीइलेक्ट कर लिया गया है, मतलब फिर से या फिर रीइलेक्ट, वो सेम ही चीज़ होगी, तो रीइलेक्ट कर लिए गए हैं डायरेक्टर जनरल की पोस्ट के लिए यूनेस्को। यूनेस्को कैसे गवर्न किया जाता है? जनरल कॉन्फ्रेंस और एग्जीक्यूटिव बोर्ड। फिर यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, 1946 में बना, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। कैथरीन रसल इसकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, 190 कंट्री से ज़्यादा में वर्क करता है। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्री, 1960 बगदाद इराक में बना है, हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। फाउंडिंग मेंबर कौन कौन से हैं इसमें ओपेक के? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया और वेनेजुएला। लेकिन इसमें पता नहीं क्या ओपेक में बीच बीच में कुछ जो है चला करती है तनातनी, कोई बीच बीच में कंट्री नाराज होकर कहता है मैं जा रहा हूँ, मैं गुट्टा, फिर वो आ जाता है, तो ऐसे ही चलता रहता है इनका। पोजीशन इनकी बहुत चेंज होती रहती है। 13 कंट्री हैं इस समय कुल मिला के, फालतू सारे
सारी चीज़ों की लिबरल करने के बाद अब है 13 कंट्री इस समय की प्रेजेंट पोजीशन में बता रहा हूँ मैं। ये मई के 2022 के एंड में, ठीक है। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया, वेनेजुएला, लिबिया, यूएई, अल्जीरिया, नाइजीरिया, गैबोन, एंगोला, इक्वेटोरियल गिनी और कॉन्गो। कॉन्गो न्यूएस्ट या फिर सबसे लेटेस्ट मेंबर है इसका 2018 में, ये भी एक बार ध्यान रख देते हैं। जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सनुस्की बरकिंदो। मतलब कॉन्गो ऐसा है जिसने एक्चुअली में पहली बार ज्वाइन किया, बाकी कई सारे कंट्री, कुछ एक कंट्री तो ऐसा 2020 में फिर से आ गया था। तो ये सब चलता रहता है तनातनी। कतर ने ये 2019 से इसकी ओपेक की मेंबरशिप छोड़ दी थी, ठीक है। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन 1975 से अस्तित्व में आया था। मैड्रिड स्पेन, स्पेन है इसका हेडक्वार्टर, ठीक। और इसमें मेंबर कंट्री 160। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्वेश्चन का आंसर कि दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जहां पे सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, फॉरेन टूरिस्ट जो आते हैं वो जाते हैं, जल्दी बताइए कमेंट करके। फिर आईएमएफ है, इसको आप जानते हैं, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1944 में फॉर्म हुआ था और स्टार्ट किया था कब से इसने, 1945 से। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में। 190 कंट्री हैं। ऐसी लेटेस्ट कंट्री कौन सी है जिसने आईएमएफ को ज्वाइन किया, वो है अंडोरा। 190वीं कंट्री थी ये जिसने आईएमएफ को ज्वाइन किया है। चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है इस समय, पियरे ओलिविर गौरिन चास हैं ये। और इन्होंने एक्चुअली किसको रिप्लेस किया है, इनसे पहले कौन थी, गीता गोपीनाथ, जो कि इंडियन अमेरिकन डिप्लोमेट थी, ठीक है। इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थी, सॉरी माफी चाहेंगे, इकोनॉमिस्ट थी, ठीक है। तो ये गीता गोपीनाथ को इन्होंने रिप्लेस किया है। इंडिया मेंबर कंट्री है आईएमएफ का, ये भी ध्यान रखिएगा। इंडिया फाउंडर कंट्री भी है आईएमएफ का, मैंने पहले भी बताया आपको, ठीक। ये जो पियरे ओलिविर गौरी, ये रणछोड़दास लग रहा है इनका नाम, खैर ये गौरिन चास, ये जो है ये फ्रांस के हैं, ये भी एक बार ध्यान रखिएगा, ठीक है। चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। डायरेक्टर जनरल कौन है आईएमएफ के, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ये बड़ा जो है कठिन नाम है इसके, बुल्गारिया से हैं ये भी, ठीक। फिर गीता गोपीनाथ जो थी वो चीफ इकोनॉमिस्ट से अब यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं प्रमोट करके अब वो पहली डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बना दी गई है आईएमएफ की। फिर ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 1950 से अस्तित्व में आया, देखिए इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा में, ठीक है। WMO 193 से ये 193 मेंबर कंट्री है इसके। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है ये, 1997 से इस्टेब्लिश हुई, वियना ऑस्ट्रिया में है ये। टोटल मेंबरशिप 175 है। इंडिया भी इसका मेंबर है, ये ध्यान रखिएगा IAEA का। और लेटेस्ट कंट्री कौन सी है जिसने IAEA को ज्वाइन किया, देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के पर्पज से, क्योंकि 2022 में 2 कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने IAEA को ज्वाइन किया है। पहली कौन सी है, सेंट किट्स एंड नेविस, और दूसरी है कौन सी, टोंगा। इन्होंने 2 मार्च 2022 को ज्वाइन किया, तो 175वीं कंट्री जो है वो टोंगा है। डायरेक्टर जनरल कौन है, राफेल मारियानो ग्रोसी, अर्जेंटीना। फिर ये यूनिडो है, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1966 से आया, ये एस्टेब्लिश हुआ, मतलब हेडक्वार्टर वियना में। 170 इसके मेंबर हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB जिसको बोलते हैं, 1966 से ये एस्टेब्लिश हुआ है। मनीला फिलीपींस में है इसका हेडक्वार्टर एशियन डेवलपमेंट बैंक का, ध्यान रखना। मेंबर कंट्री है इसके 68। और लेटेस्ट मेंबर कौन सा है इसका, न्यूई। एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, जापान के हैं मत्सुसुगु असाकावा। इंडिया भी मेंबर कंट्री है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। और एक चीज़ और पूछ सकते हैं कि भैया एशियन डेवलपमेंट बैंक में लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग कंट्री कौन सी है, तो वो है आपकी जापान और यूएस, इधर लिखी हुई है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का ही पार्ट है ये। तो जापान और यूएस लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग यहाँ कंट्री है ADB के, करीबन 15.5% शेयर है इनके पास। उसके बाद चाइना है, उसके पास 6.5% है। इंडिया के पास करीबन 6.5%, 6.317। और फिर ऑस्ट्रेलिया है, करीबन इसके पास 5.77% शेयर है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU 1865 से आया, इस्टेब्लिश हुआ है। हेडक्वार्टर ये देखो इसका भी जिनेवा में है। 193 कंट्री हैं। RCEP ये कई बार चर्चा में रहता है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है ये, एक तरह से बोल सकते हैं चाइना लेड ऑर्गेनाइजेशन है। चाइना पूरी दुनिया पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। ये मोनोपोली वाले लोगों की फितरत ही ऐसी होती है, इनको सब कुछ चाहिए, पूरी दुनिया में हर चीज़ इन्हीं की होनी चाहिए। जैसे अपने इंडिया में भी देख सकते हैं आप, कई सारे एडुकेटर हैं, उनको हर जगह लिबिर करना है, सारे एग्जाम में टॉप वही बनना चाहते हैं। कई सारे मोनोपोली वाले हैं, उनको हर, मतलब आप समझ रहे हैं ना मैं कहाँ क्या कह रहा हूँ, जहाँ आप समझ रहे हैं वहीं कह रहा हूँ मैं। इनको हर चीज़ में करना है, रिजल्ट कहीं का नहीं दे पाएंगे, बस ये मशरूमिंग करते हैं एडुकेटर की। फिर ये जो है बुलबुले फूटने लगे हैं आजकल कई सारे स्टार्टअप के, क्योंकि भैया दम है नहीं, फंडिंग तो तुमने ले ली बेवकूफ़ बना के, फंड जो इन्वेस्टर हैं, अब प्रॉफिट उनको दिए नहीं पा रहे हो क्योंकि चल ही नहीं रही है ना, तुम्हारे सिलेक्शन हो रहे हैं, है ना। ऐसे जो मोनोपोली वाले लोग हैं इनका सिलेक्शन हो नहीं रहा है, तो स्टूडेंट इन पर ट्रस्ट करता नहीं है, किसी को भी एडुकेटर बना के भर लेते हैं, तो ये समस्या है। खैर यही सब चीज़ें चाइना की भी हैं, और ये एक तरह से ये भी पूरे दुनिया में ट्रेड
का वो महाराजा बनना चाहते हैं। हालांकि चाइना है भी काफ़ी बड़ी कंट्री, कई सारी चीज़ों में चाइना नंबर 1 पे है। अगर आप देखें, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात हो, एक्सपोर्ट की बात हो, ऑलमोस्ट सारी चीज़ों में जो है चाइना की का वर्चस्व है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, ठीक है। लेकिन दुनिया भर के जो जो कई सारे देश हैं वो सतर्क हो रहे हैं, इंक्लूडिंग हमारा भारत भी। हम लोग को चाहिए कि इन सब कंट्रीज से इंपोर्ट कम से कम करें, इन पे इंपोर्ट डिपेंडेंस हमारा बहुत ज़्यादा है। उसके लिए हमारे देश में स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। खैर, ये फालतू की लिबिर लिबिर छोड़िए, क्या आप सुनने चले आते हो? ये जो मेन चीज़ है वो सुन। आरसीईपी के मेंबर कंट्री कितने हैं? 15 हैं। आसियान देश अभी हमने देखा था बीपीएलटीवी में मिक्स, उसमें 5 कंट्री और जोड़ दो। कौन से 5 कंट्री? ये आपके हो गए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये अगल बगल वाले पड़ोसी, ठीक है, और चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ये 5 कंट्री और जोड़ दो, आरसीईपी बन गया। फॉर्मली लॉन्च कब हुआ था? 2012 के आसियान समिट में। और ये जो ट्रीटी है ये आरसीईपी की, ये साइन कब करी गई? 15 नवंबर 2020 को, ठीक है। वर्चुअल आसियान समिट हुआ था, वियतनाम ने इसको होस्ट किया था। वही मजा गई। फिर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन 1948 में बना, हेडक्वार्टर इसका लंदन यूके में है, मेंबर कंट्री 175 हैं। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इसमें लेटेस्ट मेंबर जो 175वां कंट्री है आईमो, यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन वाला जो 175वां कंट्री है वो है बोत्सवाना। अक्टूबर 2021 में इसने ज्वाइन किया है और इंडिया भी इसका मेंबर है, ध्यान रखना, ठीक है। 1959 से है इंडिया मेंबर। ये आरसीईपी के 1-2 पॉइंट छूट गए थे। आरसीईपी जो अभी हमने देखा था आरसीईपी के बारे में, जिसमें आप लोगों ने तलिबिली तुम कर दिया था। आरसीईपी एग्रीमेंट ये इन्फोर्स हुआ है कुल मिला के कब से? 1 जनवरी 2022 से हुआ है। किन किन कंट्री के लिए? ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिर ये कंबोडिया, चाइना, जापान, लाओ, और ये न्यूजीलैंड, और प्लस ये सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एरिया बोल रहे हैं इसको। फिर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन 1947 से इस्टेब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर आया है इसका मॉन्ट्रियल, कनाडा में। 193 मेंबर कंट्री हैं, ठीक है। शिकागो कॉन्फ्रेंस हुआ था 1944 में और फिर बनाया गया ICAO 1947 में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन 1951 से है, हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। 174 कंट्री हैं, इंडिया भी इसी में शामिल है। डायरेक्टर जनरल एंटोनियो विटोरिनो। IPCC का आपने देखा होगा, कई बार क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो है रिपोर्ट देते रहते हैं। सदी के अंत तक कभी इनके हिसाब से 1 डिग्री बढ़ता है, कभी 4 डिग्री बढ़ जाता है, कभी 2 डिग्री बढ़ता है, कई चीज़ें होती हैं ये सब चीज़ें। तो लगातार जो है क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन पे जो है संज्ञान लेना पड़ेगा, सभी लोगों को मिलके आगे बढ़ना पड़ेगा। कई लोग सोचते हैं कि अरे हम तो जिंदा ही नहीं रहेंगे तो हम क्या बचाएं। अरे तुम नहीं रहोगे, तुम्हारे आने वाले जो जनरेशन तो रहेंगी। अगर हमारी जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने भी सोचा होता कि जो है उनको नहीं रहना है तो क्या वो हम लोग के लिए संपदा छोड़ जाते हैं? सब कुछ ना उड़ा डालते? ये सब ना सोचा करो यार, फालतू लिपिड छोड़ो। जितना हो सके अपनी तरफ से इन्वायरमेंट की कंजर्व किया करो, इन्वायरमेंट को करो, वाटर को करो कंजर्व। मैंने देखा है कई लोग जो हॉस्टल में रहते हैं, इंजीनियर और ये लोग, मैं भी कई बार मैं भी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ क्योंकि, तो वहाँ पे कई लोग जो है जाड़े वाड़े में नहाते नहीं है, तो मतलब पानी कंजर्व तो असली वही करते हैं। खैर मजाक वजाक छोड़िए। इस पर देखिए IPCC 1988 में आया। जिनेवा देखो, इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा है। 195 मेंबर हैं इसके, ठीक है। इंटरपोल पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ये लार्जेस्ट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको। 1923 में इस्टेब्लिश हुआ था। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन बोला जाता है इसको। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? ये फ्रांस में लियोन नाम की जगह पे। 195 कंट्री हैं। लेटेस्ट मेंबर जिसने इसको ज्वाइन किया है माइक्रोनेशिया है। ऑब्वियसली इंडिया इसका मेंबर कंट्री है यार। जहाँ जहाँ 193 या उससे ऊपर हैं वो मतलब UN वाले मेंबर हैं ऑलमोस्ट सारे। तो भैया UN का तो मेंबर है ही इंडिया है ना, इतना तो कॉमन सेंस है। बस दुनिया में एक ही चीज़ बड़ी जो है ख़राब चल रही है इस समय, कि ये जो कॉमन सेंस है ना, यही कॉमन नहीं रह गया है अब ये बड़ा अनकॉमन हो गया है। खैर, इसके प्रेसिडेंट हैं कौन इंटरपोल के? अहमद नसीर अल रईसी, UAE के। फिर ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कई बार आपने देखा होगा बहुत सारी रिपोर्ट होती है, उनको पब्लिश करता है ये, बहुत लिबिल करते हैं, बहुत सारी रिपोर्ट बताते रहते हैं ये। 1971 से इस्टेब्लिश हैं। इनका हेडक्वार्टर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कोलोनी स्विट्जरलैंड में है ये। कौन सी जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हैं जो ये देते हैं WEF? ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट या फिर ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, और भी कई सारी देते हैं। बताइए कोई छूट गई है? कमेंट करके बताइए। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन 1964 से आया अस्तित्व में। 260 से ज़्यादा मेंबर हैं 70 कंट्री में, और ये वर्ल्ड ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का ये भी मेंबर है। ऑल इंडिया रेडियो जो है हमारा, और दूरदर्शन, ये मतलब इसके इसमें इंक्लूडेड है, मतलब इसके मेंबर हैं, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस, एक अभी ऊपर क्या देखा था, इंटरनेशनल कोर्ट फॉर क्रिमिनल, वो अलग है, ये ICJ है ये, ठीक। तो ये ICJ ये एक तरह से अभी मैंने बताया था UN का जो छठा ऑर्गन है वही है ये। 1945 से है ये। 193 स्टेट पार्टी हैं इसमें। हेग में इसका नीदरलैंड में हेडक्वार्टर है, हालांकि हेडक्वार्टर दोनों के सेम है।
ठीक है। इसके प्रेसिडेंट है यूएस के जॉन ई डोनोग, वाइस प्रेसिडेंट है किरिल गेवोर्गियान रशिया। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये चाइना में इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, और 2001 में। पहले ये शंघाई 5 कंट्री थी और फिर उसको एक्सटेंड कर दिया गया। तो इस समय कितने मेंबर हैं इसके? 8 मेंबर हैं SCO के। कौन कौन से? इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान और ये रशिया, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। देख सकते हैं थोड़ी हिस्ट्री। शंघाई 5 पहले क्या था? एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट था, 1966 में किया गया था चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान के साथ। फिर 2001 में इन्होंने सोचा कि चलो थोड़े और लोगों को बढ़ाया जाए, तो बस वही इन्होंने जो है उज्बेकिस्तान को अपने में शामिल कर लिया। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, थोड़ा सा और लोगों को बढ़ा लेते हैं। फिर 2002 में इन्होंने SCO चार्टर कर लिया और फिर ये 2003 में लागू हो गया। और फाइनली इनकी मेंबरशिप एक्सपैंड कब हुई थी? 2017 में हुई थी, जब इंडिया पाकिस्तान दोनों को इन्होंने इंक्लूड कर लिया था। तो SCO के कितने मेंबर हैं? 8 मेंबर हैं, 8। देखो, इसको ट्रिक तो है, अगर आप चाहें तो इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इग्नोर कर दीजिए। ट्रक KPI, T से हो गया तजिकिस्तान, R से हो गया रशिया, ठीक है, और U से हो गया उज्बेकिस्तान। KPI मतलब होता है कि, अगर आप देखे होंगे कई बार, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर या फिर की परफॉर्मेंस इंडेक्स, इस तरह से किसी तरह जोड़ दीजिए इसको और याद रख लीजिए हो पाए तो। KPI मतलब हो गया कजाकिस्तान, पाकिस्तान और ये आपका इंडिया। नाम का मैंने एक ब्रीफ हिस्ट्री बता दी थी आपको। 1961 में इस्टेब्लिश किया गया था, पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था बेलग्रेड में, ठीक है, सर्बिया में। 120 मेंबर कंट्री है, इसके हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में, सेंट्रल जकार्ता में। और कौन कौन सी कंट्री कहाँ कहाँ से हैं? 53 अफ्रीका से, 39 एशिया से, 26 लैटिन अमेरिका से और 17 कंट्री और 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑब्जर्वर हैं इसके। पहला कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। नैम को इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1961 में किया गया था बेलग्रेड में, जब यूगोस्लाविया के जो PM थे, उन्हीं का इनिशिएटिव पे ये PM, हमारे जो इंडिया के PM थे नेहरू जी, यूगोस्लाविया के जो प्रेसिडेंट थे जोसेफ ब्रोज टीटो, और इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे गमाल अब्देल नासेर, घाना के प्रेसिडेंट थे नुक्रुमा, ऐसे ही बोल सकते हैं इसको, क्रुमा बोल दीजिए आप। इंडोनेशिया के सिकुड़नो, इन्होंने जो है मीटअप किया यहाँ पे और नैम को यहाँ पे गठित कर दिया। तो नैम क्या है भैया? ये किसी से भी कोई मतलब नहीं रखेंगे, चाहे वो रशिया लेड था और या फिर US लेड था। अब तो खैर रशिया वाला पूरा वही ख़त्म हो चुका है, वार्सा पैक्ट भी हो गया, USSR भी ख़त्म। तो उस टाइम की बात है, World War II के बाद की, क्योंकि 2 गुंडे थे सिर्फ, या तो आप इनको ज्वाइन करो या इनको ज्वाइन करो। लेकिन इंडिया ने कहा कि नहीं नहीं भैया, हम किसी से मतलब नहीं रखेंगे, हम पहले से बहुत भोगे बैठे हैं, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो हमको नॉन अलाइंड रहना है, हम किसी से कोई लिबिल लिबिल नहीं करेंगे। हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है भैया, हम उसके हिसाब से काम करेंगे, और जो हमारे लिए काम करेगा, जो हमारे हित में होगा, उनके साथ हम खड़े हैं। जैसे रशिया हमारे साथ ऑल टाइम फ्रेंड है, मतलब रशिया जो है हमारा ऑल टाइम फ्रेंड है, और रशिया ही ऐसा कंट्री है जिसने आज तक हमको कभी धोखा नहीं दिया। और रशिया जो इस समय जैसे जो भी चीज़ें कर रहा है, काफ़ी हद तक वो चीज़ें जस्टिफाइड भी हैं। हर आदमी, मतलब हर देश अपने सुरक्षा के लिए सारे कदम लेता है। बाकी सारी चीज़ों में जो है डिस्कशन का, डिबेट का विषय है, ये फालतू की लिबिल लिबिल नहीं करेंगे आप। लेकिन एज अ कंट्री रशिया हमारे लिए हमेशा फेवर में रहा है, और हमारे ही भी हितों में है कि हम लोग रशिया से अच्छी फ्रेंडशिप करें। इवन जब ये बांग्लादेश के टाइम, जब ये बनने के टाइम, US की उधर से सबमरीन आ रही थी, प्लस UK ने भेज दी थी अपनी इंडिया पे जो है हमला करने के लिए, रशिया ने ही हम लोग को सर्वाइव किया था उस टाइम। अदरवाइज़ जो है बेइज्जती काफ़ी ज़्यादा हो जाती। और बांग्लादेश, मतलब कुल मिला के रशिया हमारे लिए हित में है, ये फालतू क्यों सुन रहे हो। फिर खैर यूरोपियन यूनियन, ये क्या है? पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है। 27 मेंबर कंट्री हैं जो कि यूरोप में है। यूरोजोन क्या है? जहाँ पे यूरो करेंसी चलती है, सिंपल बात, ठीक है। 1999 में ये आया था अस्तित्व में। यूरोजोन के 19 EU मेंबर कंट्री हैं। 2020 में UK ने इसको छोड़ दिया था, ये यूरोपियन यूनियन को। यूरोपियन यूनियन, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया ये इससे पहले इसको किस नाम से जानते थे? तो ये यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, और ये जो यूरोपियन इकोनॉमिक ये कम्युनिटी है ये, ठीक है, EEC, इन दोनों से ही इसका ओरिजिन हुआ है यूरोपियन यूनियन का। और ये पहले 1951 में ट्रीटी ऑफ पेरिस आई, 1957 में ट्रीटी ऑफ रोम आई, और फाइनली जो है ये मास्ट्रिक्ट ट्रीटी आई थी, वही फाउंडेशन ट्रीटी है यूरोपियन यूनियन की। फिर ये ऑस्ट्रेलिया ग्रुप एक तरह से देख सकते हैं 1985 से इस्टेब्लिश हुआ है। ये मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है ये। इसके 43 मेंबर कंट्री हैं, इंडिया भी इसका मेंबर कंट्री है। कुल मिला के ये दुनिया भर में केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन को फैलने से रोकता है, ये मतलब मिनिमाइज करने की कोशिश करता है कुल मिला के, ठीक है। फिर ये MTCR है, ये 1987 से इस्टेब्लिश हुआ है। 35 कंट्री हैं इसकी मेंबर, इंडिया भी इसकी मेंबर है कंट्री MTCR का। 2016 में ये इस्टेब्लिश किया गया था G7 कंट्री के द्वारा, ठीक है। और ये एक तरह से चेक रखता है जो भी मिसाइल और UAV होती हैं
जिनका एटलीस्ट 500 किलोग्राम उनका पेलोड हो और 300 किलोग्राम का रेंज हो, तो उस पर ये चेक रखते हैं। मतलब जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उनका प्रोलिफरेशन ना हो ज़्यादा, इसीलिए उनके एक्सपोर्ट को, टेक्नोलॉजी को, ट्रांसफ़र को, उन सब पे इनकी नज़र रहती है। फिर एशिया यूरोप मीटिंग 1996 बैंकॉक थाईलैंड में, मेंबर कंट्री 93, इंडिया इसका में। एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप इंडिया मेंबर नहीं है, 1974 में बना है ये, ठीक है। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन 1997 में बना है, 23 कंट्री हैं इसकी मेंबर कंट्री। एबियन मॉरिशस इसका हेडक्वार्टर है, इंडिया इसका मेंबर कंट्री है। और ये IOR को ज्वाइन करने वाला 23वां मेंबर कौन सा है? फ्रांस है, दिसंबर 2020 में ज्वाइन किया इसने। G7 कंट्री 1975 में बनाई गई, 7 कंट्री इसके हैं ये US मेंबर है, मतलब US में जर्मनी, जापान, UK, कनाडा, इटली, फ्रांस। 2014 में भी रशिया और यूक्रेन का ये सब चल रहा था, उस टाइम रशिया ने क्रीमिया पे कब्जा किया था। कई सारे अपने अपने तथ्य थे, यूक्रेन के अपने जो है लॉजिक है, रशिया के अपने लॉजिक है, लेकिन उस टाइम ये जो बाकी नाटो समर्थित जो ये देश हैं उनको ये पसंद नहीं आया। उन्होंने रशिया को यहाँ पे एक तरह से, रशिया में समिट होने वाली थी G8 की, उसको भी कैंसिल कर दिया और रशिया की मेंबरशिप को भी यहाँ पे सस्पेंड कर दिया था। जैसे रशिया को बहुत बड़ा घंटा फर्क ही पड़ा हो। आज देखो पुतिन, ये सब चीज़ें जो है आज की डेट में अगर आप देखें तो वर्ल्ड के सबसे पावरफुल, ताकतवर जो हस्तियों में से हैं पुतिन। देखिए, अच्छाई बुराई सब में होती हैं, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो वर्ल्ड के मतलब सबसे पावरफुल पॉलिटिकल लीडर्स में पुतिन भी हैं और मैं काफ़ी इंस्पायर रहता हूं उनसे। हालांकि कई सारी चीज़ें नहीं भी ठीक हैं उनकी, और बहुत सारी चीज़ें अब हर लीडर की होती हैं, हम सब में जो है कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन पुतिन मतलब अगर आप उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी देखो तो ज़बरदस्त है बिल्कुल। फिर एक एशिया कोऑपरेशन डायलॉग 2002 में इस्टेब्लिश किया गया, सेक्रेटेरिएट है कुवैत सिटी में। 35 कंट्री हैं इंक्लूडिंग मतलब इंडिया भी इसका मेंबर। फिर ये G20 है, 1999 में आया है अस्तित्व में, 20 कंट्रीज़ की मेंबर है। एक बार देख लीजिए, ये ज़रूरी है, इंडिया भी इसका मेंबर है G20 वाले का। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन भी है इसका, पूरा यूरोपियन यूनियन ही इसका मतलब मेंबर है, ठीक है। फ्रांस, जर्मनी और इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, UK और USA। फिर यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन EAU 2015 में इस्टेब्लिश किया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है इसका मॉस्को में। 5 कंट्रीज़ की मेंबर कंट्री हैं, कौन कौन सी? आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, मतलब किर्गिस्तान या किर्ग रिपब्लिक और रशिया। इस्लामिक डेवलपमेंट 1975 से इस्टेब्लिश हुआ, जिद्दा सऊदी अरेबिया में हेडक्वार्टर है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन सासिक 2001 से इस्टेब्लिश हुआ है, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। 7 मेंबर कंट्री हैं, BBIN MMS, इस तरह से याद रख सकते हैं। बांग्लादेश, भूटान, IN से हो गया, इंडिया, नेपाल और MMS यानी कि मालदीव, म्यांमार, श्रीलंका। बाल्टिक कंट्री किनको बोलते हैं? इस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया को, ठीक है, बाल्टिक कंट्री या बाल्टिक स्टेट। फिर OECD क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, 1961 से है, हेडक्वार्टर फ्रांस में है, 38 कंट्री मेंबर है इसकी। कोस्टारिका इसका 38 मेंबर है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस 1863 में इस्टेब्लिश हुई, हेडक्वार्टर जिनेवा में इसका भी है। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 2016 में ये भी बनी है, हेडक्वार्टर है इसका बीजिंग, चाइना में। 105 कंट्रीज़ के देश हैं इस समय, 105 कंट्रीज़ के मेंबर है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन 1947, इसका भी देखो जिनेवा में हेडक्वार्टर है। 167 कंट्रीज़ की मेंबरशिप लिए हुए हैं। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक 1964 में इस्टेब्लिश हुआ है, 82 इसके मेंबर कंट्री 81 हैं, सॉरी 82 नहीं, 81 मेंबर कंट्री हैं। 54 तो रीजनल मेंबर कंट्री हैं और 27 नॉन रीजनल मेंबर कंट्री हैं, ठीक है। रीजनल मतलब वही अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक है तो अफ्रीका की ही होंगी यार, 28 नॉन अफ्रीकन कंट्री हैं। अच्छा, इसमें ये पूछ सकते हैं ADB ये जो है अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक में हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज किसका है? तो ये कौन सा है? नाइजीरिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 में आया है, चर्चा में इस्टेब्लिश हुआ है, मतलब हेडक्वार्टर लंदन में। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IRENA 2009 से इस्टेब्लिश हुई है, अबू धाबी UAE में इसका हेडक्वार्टर है। 167 देश इसके मेंबर हैं, ठीक। और डिप्टी डायरेक्टर जनरल गौरी सिंह। फिर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 1961 से इस्टेब्लिश हुई है, हेडक्वार्टर रोम, इटली में। 120 कंट्री से ज़्यादा में ये काम करते हैं। फिर ये IUCN, इनकी हमेशा आपने रेड लिस्ट जो है देखी होगी, ठीक है, रेड लिस्ट इंडेक्स इनका आता है कई बार। IUCN का इस्टेब्लिश कब हुई थी? 1948 में। देखो इसका स्विट्जरलैंड में ग्लैंड में है इसका ये हेडक्वार्टर। अभी लेटेस्ट में भी आपने ISFR देखा होगा, तो उसमें टाइगर और एशियाटिक लाइंस के ऊपर भी एक न्यू चैप्टर दिया गया है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो दोनों एनिमल हैं IUCN की रेड लिस्ट की कौन सी कैटेगरी में है? OPCW ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स 1997 से इस्टेब्लिश हुआ है, एक में हेडक्वार्टर है इसका, मेंबर कंट्री 193 है इंडिया के साथ, इंडिया भी है इसका। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट्स 1965 से इस्टेब्लिश हुआ है, हेडक्वार्टर है पेरिस में इसका।
वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड लार्जेस्ट, दुनिया का लार्जेस्ट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है, 1961 से एस्टेब्लिश, और स्विट्जरलैंड के ग्लांड में इसका हेडक्वार्टर है। देखो जो स्विट्जरलैंड के ग्लांड में है, ये इसमें WWF का भी और IUCN का भी देखो हेडक्वार्टर दोनों का सेम जगह पे है। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट 1977 से स्टैब्लिश हुआ है, रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 से स्टैब्लिश हुआ है, हेडक्वार्टर इसका लेकिन कहाँ पे है, दुबई UAE में है, और ऑब्वियसली इसका इंडिया मेंबर है। 106 मेंबर कंट्री है इसके। चेयरमैन ग्रेग बेर्कले। पहली इंडिपेंडेंट फीमेल डायरेक्टर कौन थी, इंदिरा नूई, जिनको इंडियन ओरिजिन भी बोला जाता है। इंदिरा नूई जो है ये मद्रास में उस टाइम के यानी कि तमिलनाडु में पैदा हुई थी। खैर ये अब कुछ और लेटेस्ट वाले हैं जो आपको एक बार देखने चाहिए ध्यान से। फाइव आइज, ये एक इंटेलिजेंस अलायंस है, इसमें US, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और चाइना 5 देश हैं इसमें, ठीक है। ये पांचों देश जो हैं एक मल्टीलेटरल यूकुसा एग्रीमेंट के ये सारे देश जो है ये पार्टी कंट्री हैं यानी कि सदस्य हैं, जो कि ट्रीटी है जॉइंट कोऑपरेशन इन सिग्नल इंटेलिजेंस के लिए। ये क्वाड कई बार आपने चर्चा में सुना होगा, क्वाड को और भी नाम दिए गए हैं, अगर कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो देखिए एशियन नाटो बोलते हैं क्वाड को। 2007 में ये पहले बनाया गया, फिर ये जो है ख़त्म हो गया था 2008 तक, फिर इसको 2017 में रीस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। और ये क्या एक तरह से इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी फोरम है, और रीजन इसका क्या है, इंडो पैसिफिक एरिया। क्वाड में क्या फुल फॉर्म क्या है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। 4 कंट्रीज के देश हैं, US, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। चाइना को तो होकने के लिए करा जा रहा है। फिर INSTC है, मतलब इंटरनेशनल जो है नॉर्थ, क्या नाम है इसका, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। ये कहाँ कहाँ से पास होता है, इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, रशिया और ये सेंट्रल एशिया और यूरोप। चाबार पोर्ट का हम लोग डेवलपमेंट भी कर रहे थे अफगानिस्तान में, ताकि इसको किसी तरह INSTC से कनेक्ट किया जा सके, सेंट्रल एशिया और बाकी कंट्री से हमारा ट्रेड, व्यापार, कनेक्टिविटी सब बढ़ सके। फिर इसके बाद अज़गाबाद एग्रीमेंट, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट ये है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान और ओमान के बीच में, ताकि एक इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट और ट्रांजिट कॉरिडोर बनाया जा सके ये गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए सेंट्रल एशिया और जो पर्शियन गल्फ के बीच में। तो अज़गाबाद एग्रीमेंट का भी इंडिया है एक तरह से मेंबर है, ध्यान रखिएगा। मल्टी मॉडल ये ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट है ये, ठीक है। 2016 से आया है ये अज़गाबाद एग्रीमेंट, और अब अज़गाबाद है कहाँ पे, तुर्कमेनिस्तान में है। ये इसका डिपॉजिटरी स्टेट है ये एग्रीमेंट के लिए। इंडिया ने अज़गाबाद एग्रीमेंट को 2018 से ज्वाइन कर रखा है। फिर एक चीज़ है यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म, ये क्या है, इंडिया और UN इन दोनों ने कोलैबोरेट करके किया है इसको लॉन्च। देखिए ये यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म, इंडिया ने UN के साथ मिलके इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, ताकि एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया जा सके। जब जो पीस कीपर्स होते हैं, पीस कीपिंग मिशन होते हैं जो UN के, उनके जो ये पीस कीपर्स होते हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। अच्छा ये बताइए, UN जो पीस कीपिंग मिशन होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा जो है पार्टिसिपेटिंग कंट्री कौन सा है, सबसे बड़ा भागीदार देश कौन सा है, कमेंट करके बताओ जल्दी। UN की ऑफिशियल लैंग्वेज 6 हैं, फ्रेस्का यानी कि अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। P5 कंट्री मैंने अभी पूछा था, UNSC परमानेंट मेंबर, चाइना, रशिया, फ्रांस, UK और US। हमारा इंडिया भी होना चाहिए था लेकिन नहीं आ पाए अभी तक हम। लेकिन ये 2021 से जो इंडिया ये UNSC में एक नॉन परमानेंट मेंबर की तरह है, ये UNSC के में इंडिया 8वीं बार चुना गया है, ठीक है। नॉन परमानेंट मेंबर जो है हर 2-2 साल में चुने जाते हैं। इंडिया का टर्म ये 2021-22 में होगा, और इंडिया मतलब ये जो UNSC का सिस्टम ये है कि 5 इसमें परमानेंट हो गए, 10 यहाँ पे नॉन परमानेंट हो गए, और उसमें से मंथली उनकी जो चेयरमैनशिप है वो रोटेट करती रहती है। तो इंडिया इसका कब प्रेसिडेंट होगा सिक्योरिटी काउंसिल का, अगस्त 2021 में और दिसंबर 2022 में। एक चीज़ है इसमें, वीटो पावर जो होती है UNSC में सिर्फ परमानेंट मेंबर के पास होती है। फिर एक और चीज़ है, ये ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट, ऑकस, कई अभी आपने न्यूज़ में बहुत सुना होगा, ये इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए भी, ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए। ये है क्या चीज़ ऑकस, ये एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट है ऑस्ट्रेलिया, UK और US के बीच में, ठीक है। ये इधर दिया हुआ ध्यान से। तो ऑकस क्या है, ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट है, ऑस्ट्रेलिया, UK और US के बीच में है। 15 सितंबर 2021 को अनाउंस किया गया है इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। इस पैक्ट के तहत क्या होगा कि US और UK हेल्प करेंगे ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर ये पावर सबमरीन एक्वायर करने के लिए। तो ये ऑकस क्या है, ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट है, ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर सबमरीन के एक्वायर करने के में US और UK हेल्प करे। ग्लोबल मीथेन प्लेज, ये US और यूरोपियन यूनियन का एक इनिशिएटिव है, ताकि पूरी दुनिया से मीथेन के इमिशन को कट किया जाए। मीथेन
जो है आप देख सकते हैं ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस है एटमॉस्फेयर में, ये कार्बन डाइऑक्साइड के बाद। और ये कई बार ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कि मीथेन के सोर्स क्या है, ये यूपीपीएससी का बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है। तो मीथेन के सोर्स क्या क्या है भैया, ये जैसे कि ये लैंडफिल हो गए, ऑयल और नेचुरल गैस सिस्टम हो गया, एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो गई, कोल माइनिंग हो गए, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो गए और कई सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो गए, ये यहाँ सबसे मीथेन निकलता है। ये पूछ सकते हैं भैया ये ग्लोबल जो मीथेन प्लेन लिया गया है इसको किसने किसने स्टार्ट किया है, तो किसका इनिशिएटिव है ये, तो ये यूएस का और यूरोपियन यूनियन का, ध्यान रखना ये यूएस और यूरोपियन यूनियन का ये इनिशिएटिव है ग्लोबल मीथेन प्लेज। ये क्या है, एक तरह से एग्रीमेंट है ताकि ग्लोबल मीथेन इमिशन को कम किया जा सके। देखिए ग्लोबल मीथेन जो प्लेज है 2000 ये अभी मतलब सितंबर में इसको इनिशिएटिव लिया गया यूएस और यू के द्वारा। इसमें ये कह रहे हैं कि 2030 तक हमको कम करना है। कितना कम करना है, 2020 के लेवल से 2020 के लेवल को रेफरेंस लेके उसका 30% तक कम करना है, ठीक है। नॉर्डिक कंट्री किनको बोला जाता है, ज्योग्राफिकल और कल्चरल रीजन है, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और प्लस कुछ ऑटोनोमस टेरिटरी हैं, फेरो आइलैंड की, ग्रीनलैंड की और प्लस एक ये ऑटोनोमस रीजन है एलैंड का। अब इतना सब हमने बताया, कुछ आप भी बताओ यार कमेंट करके, स्कैंडिनेवियन कंट्री के नाम बताओ जल्दी से कमेंट करके, और स्कैंडिनेविया किसको बोला जाता है, ठीक है। एक और चीज़ है, इकोनॉमिक सर्वे में आई थी इंडिया के जो है इनिशिएटिव इंटरनेशनल स्टेज पे, ये मैंने पहले कराया हुआ इकोनॉमिक सर्वे में, मैं पिक दिखा दे रहा हूँ आप। ये हमने आपको बताया था, एक लाइफ है, ठीक है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट 2021 में ये मोदी जी ने एक वर्ल्ड मूवमेंट चलाया था ये, ठीक है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ये COP26 जो ग्लासगो में हुई थी, ठीक। तो एक तो ये इंडिया के इनिशिएटिव इंटरनेशनल स्टेज पे, एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये इसको इंडिया ने ही चालू किया था पूरे वर्ल्ड के इसमें, ठीक है। फिर एक कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI, इसको भी यहाँ पे मैं बता चुका हूँ इकोनॉमिक सर्वे वाले में, एक बार देखिएगा। फिर ये लीड IT ग्रुप, ठीक, तो इसको इंडिया और ये स्वीडन ने लॉन्च किया था। चलो इसको देख ही लेते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है कि भैया ये जो आपने देखा होगा ग्लोब ऐसे, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इन दोनों के बीच में जो है जितनी कंट्री लोकेटेड है वहाँ पे सूर्य की रोशनी 365 दिन में 300 दिन रहती है लगभग, ठीक है। तो इनको सूर्य पुत्र बोला था मोदी जी ने, और इन्हीं के लिए बोला था कि भैया इनका एक अलायंस बनाना चाहिए और सोलर पावर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। इंडिया में आपने देखा भी सोलर पावर कैपेसिटी काफ़ी बड़ी है, हमने एनर्जी स्टैटिस्टिक्स में सारे फैक्ट्स किए हैं डिस्कस। फिर ये जो है 2015 में ये वेम्बले स्टेडियम से यहाँ एक तरह से मोदी जी ने आह्वान किया, तो फिर इसका अलायंस बनाया गया है, ठीक है। और इसमें इस समय कंट्री कितने हैं ये भी एक बार ध्यान रखना चाहिए। ये 2015 से स्टार्ट हुआ है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, पेरिस से, ठीक, हेडक्वार्टर लेकिन इसका गुड़गांव बोल सकते हैं या फिर गुरुग्राम बोल सकते हैं, हरियाणा में। 81 मेंबर हैं इसके, इनके ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो 86 कंट्री हैं इसके मेंबर, ठीक है। ISA के 86 कंट्री मेंबर हैं। ये वर्ल्ड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पे इंडिया ने इनिशिएटिव लिया था, ये एक ध्यान रखिएगा बात। एक दूसरा इनिशिएटिव है ये CDRI कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, यानी कि आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन है ये। इसमें UN की एजेंसी हैं, कई सारी बैंक भी हैं ये, और प्राइवेट सेक्टर भी हैं। तो डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की तरफ यहाँ पे ये एम करता है, मतलब आपदा प्रतिरोधी, ठीक है। और ये भी एक इंडिया का इनिशिएटिव है, मोदी जी का ये 2019 के UN क्लाइमेट समिट में इन्होंने ये स्टार्ट किया था। और इसमें आप देख सकते हैं ये फाउंड कहाँ किया गया था, न्यूयॉर्क US में, ठीक। और लेकिन मतलब CDRI को अगर पूछा जाएगा कि पहले किसने प्रपोज किया था, सबसे पहले तो ये मोदी जी ने किया था, 2016 में प्रपोज किया था पहले। और फाइनली ये कब चर्चा में आया, 2019 में से मतलब इसको फॉर्म कर दिया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली में है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। CDRI के कितने मेंबर कंट्री है, 30 मेंबर कंट्री हैं इसके अभी तक की जानकारी के हिसाब से, 23 गवर्नमेंट और 7 ऑर्गेनाइजेशन। CDRI में भी विकीपीडिया में नई अपडेट है, यहाँ पे 31 मेंबर हैं, ध्यान रखना। इसीलिए भैया विकीपीडिया का डेटा पूरी एज इट इज़ नहीं ले सकते हैं, हमको ऑफिशियल साइट पे, गवर्नमेंट साइट पे जरूर जाना चाहिए। तो ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन के कितने ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस के कितने मेंबर हैं, 86, और CDRI के 31। फिर नवंबर 2021 में मोदी जी जब ये COP26 में ग्लासगो में गए थे तो इन्होंने वर्ड एक शब्द का ये मूवमेंट दिया, ये लाइफ, यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्होंने बोला है कि इसमें कलेक्टिव पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है, पूरी सभी लोगों की मतलब, और एक तरह से मास मूवमेंट टाइप का चलाना पड़ेगा ताकि इन्वायरमेंटली कॉन्शियस लाइफ स्टाइल को हम लोग अडॉप्ट कर सकें, और उसी तरह से कई सारे सेक्टर्स को और प्लस कई सारे एरिया को इसमें हमको उसी तरह से रिवोल्यूशनराइज करना पड़ेगा और उसी तरह से डेवलप करना पड़ेगा। तो लाइफ ये जरूर ध्यान रखिएगा, 1921 में आया, 2021 में आया नवंबर में। फिर ये एक लीड IT ग्रुप है, इंडिया और स्वीडन का इनिशिएटिव है ये, और इसमें सपोर्ट करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। 2019 से ये स्टार्ट किया गया था। एक तरह से 9 ये उस टाइम के 9 एक्शन ट्रैक्स थे कि भैया कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए ताकि क्लाइमेट जो हमारी एम्बिशंस हैं और प्लस किस तरह से पेरिस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उनमें से एक ये है लीड IT, यानी कि लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन,
ठीक है। तो ये इंडिया का ये भी इनिशिएटिव, ये इंडिया के अंदर के कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, हेडक्वार्टर है, एक बार देख लीजिए जल्दी से। इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये सॉरी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो, ये हिसार हरियाणा में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये बेंगलुरु में। नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी और बेंगलुरु में, ये वल्लभ भाई चेस इंस्टीट्यूट है ये दिल्ली में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स दिल्ली में। इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी ये आपका दिल्ली में। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी आपका दिल्ली में। ऑल इंडिया मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है करनाल में। सेंटर फॉर कल्चरल रिसर्च एंड ट्रेनिंग दिल्ली। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, ये भी दिल्ली में। फिर ये सेंट्रल कोकोनट, ये कहाँ गया, रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है केरल में। इंस्टीट्यूट फॉर ये कोकोनट रिसर्च, सॉरी कॉटन रिसर्च ये नागपुर में है। सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये धनबाद में है। सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून उत्तराखंड में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग ये देहरादून में। और ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया मैंने बताया था वो भी देहरादून में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून। हाफकिन इंस्टीट्यूट मुंबई। इंडियन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन मुंबई। TIFFR बोलते हैं इसको, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये भी मुंबई। फिर नेशनल बम्बू रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है ये। ये जरूर, ये यूपी वाले जरूर ध्यान रखना ध्यान से। इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है लखनऊ में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ अहमदाबाद। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये शिमला में है। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ। नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में है। वही मैं जा गई। फिर ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कराईकुंडी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज मैसूर कर्नाटक में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है ये आपका, ये पुणे महाराष्ट्र में। इंडियन लाक रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये रांची में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ये साइकेट्री रांची में। PGI मेडिकल इंस्टीट्यूट रिसर्च चंडीगढ़। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी कोलकाता। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिर ये सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये है दिल्ली। अच्छा, ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसके बारे में कुछ और भी चीज़ें जान लीजिए। 1861 में ये मतलब फॉर्म हुआ था और इसके फाउंडर कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, दोनों चीज़ें याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। ASI किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसके पहले डायरेक्टर जनरल भी वही बन गए थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। फिर सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक इंस्टीट्यूट, इसका मेन हेडक्वार्टर ये कोलकाता में है, और भी हेडक्वार्टर इसके खुर्जा यूपी में, अहमदाबाद गुजरात में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता। सत्यजीत रे फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता। नेशनल जियोफिजिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद। फिर ये तीनों जो इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में, स्पेलिंग गलत लिखी है यहाँ पे, HYDERABA दी होगी, ठीक है। ये कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं ये, नेशनल जियोफिजिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन और नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन। फिर ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट और सेंटर फॉर मॉलिकुलर एंड सेलुलर बायोलॉजी, ये भी दोनों हैदराबाद में है। फिर ये हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी ये है गुलमर्ग में। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये रुड़की। सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन चंडीगढ़ में। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी गोवा में। सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट ये मुंबई में। नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट मानेसर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट भी पुणे में है। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे। इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट ये है सूरत। फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल ये मेरठ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी विशाखापट्टनम। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल साइंस ये है भोपाल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च ये है केरल में। सेंट्रल सीप एंड बोल रिसर्च इंस्टीट्यूट अभिनगर ये राजस्थान। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स ये पणजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल वेलफेयर। नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये फरीदाबाद। इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च है ये गांधीनगर। इंस्टीट्यूट ऑफ फूड सिक्योरिटी है गुड़गांव में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग जयपुर में। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स ये है पणजी में। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये राजस्थान में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज नॉटिकल एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग ये है केरल। फिर सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये आप भावनगर में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी ये है आपका एक बेलगाम में है और एक रुड़की में है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एंड एग्रीकल्चर ये है आपका हैदराबाद में। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ ये कोलकाता। सेंट्रल माइन प्लानिंग और डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड रांची में।
सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है मैसूर में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी चेन्नई, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकफिश वाटर एग्रीकल्चर चेन्नई, सेंट्रल लेप्रोसी ट्रेनिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट तमिलनाडु, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट है ये नागपुर में, सॉरी लखनऊ में, राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नागपुर में, नेशनल इन्वायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये बहुत बार पूछा जा चुका है, नीरी बोलते हैं इसको, नागपुर में है ये, ठीक है। एम्स अभी दिल्ली में है। अच्छा एम्स बताइए कितने हो गए इस समय, जल्दी से करके बताइए, लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से नंबर बताइए, एम्स कहाँ पे है एम्स, यूपी में कितने एम्स हैं ये कमेंट करके जल्दी बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। फिर ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस ये है बेंगलुरु। नीरी को एक बार जरूर देख लीजिए, कई बार यूपीपीएससी में पूछा जा चुका है। एक पायनियर लेबोरेटरी इन्वायरमेंट रिसर्च साइंस और इंजीनियरिंग के लिए ये 5 जोनल इसमें लेबोरेटरी हैं, चेन्नई, दिल्ली और हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंडर में आता है, ध्यान रखें। पहले 1958 में इसको सेंट्रल पब्लिक हेल्थ रिसर्च इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सी फेरी के नाम से इसको ये बनाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। नीरी बना कब है, 1958 में, ध्यान रखना ही जी। और नीरी का हेडक्वार्टर कहाँ पे, नागपुर में है, बाकी और जो जोन है वो कहाँ पे है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद।